In your book you will find example given in page 12, 8.12, right? So interest on capital के लिए क्या एग्जाम्पल है? शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स with capital 1 lakh and 1,60,000 on 1st January 2016. Shilpa introduced 30,000 on 1st July and another 20,000 on 1st October. Calculate interest on capital for the year ending 2016. Interest rate is 9%. यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, क्या कि कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, बट दे हैव disturbed the capital balances during the year. How? It might be possible there has been further introduction of capital like given in the question, or it might be possible that some partners have withdrawn capital. तो क्या बेसिस होना चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्या तरीका होता है? तो देखो, कोई भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्यों पे होता है, एक जनरल बात हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट क्यों पे होता है? बिकॉज द मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड दैट इज व्हाई इंटरेस्ट इज बीइंग पेड. तो किसी पार्टनर ने अगर कैपिटल फर्म को दिया है, ठीक है ना, इसीलिए तो उसको इस बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना. दैट इज द लॉजिक. अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जितना टाइम पीरियड के लिए कैपिटल दिया है उतना पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए. जितना टाइम तुम फर्म को कैपिटल दोगे उतना तुमको इंटरेस्ट मिलेगा. सिंपल सा बात है. ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, बट जितना टाइम पीरियड के लिए तुम कैपिटल रखोगे फर्म में उतना इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर मान लो 1 जनवरी को, जैसा कि यहाँ पे बोला है कि 1 लाख और 1,60,000 कैपिटल था, ठीक है, तो 1 लाख पे और 1,60,000 पे, क्योंकि विड्रॉवल कुछ भी नहीं है, पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा 1 साल था फॉर्म में. और जो पार्टनर है ये शिल्पा, इसने 30,000 1 जुलाई को लेके आया, 30,000 ऑन 1 जुलाई. तो टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच इज 31 दिसंबर, कितने महीने के लिए 30,000 दिया? 6 months फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर. तो यहाँ पे इसको सिर्फ 6 months के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए. लॉजिकल है ना? और फिर 31 अक्टूबर को भी 20,000 दिया है, तो ये 20,000 पे 2 months का मिलना चाहिए, नवंबर एंड दिसंबर. 31 अक्टूबर को तो दिया ही है, तो कितना टाइम पीरियड के लिए फॉर्म को दिया कैपिटल? नवंबर एंड दिसंबर. तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस तरीके से इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन होता है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो कैसे करेंगे? शिल्पा को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख के लिए पूरा 9% पर एनम है, वो तो 30,000 इंटू 6/12 इंटू 9% प्लस 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12. तो शिल्पा का आ जाएगा. और दूसरे वाले पार्टनर का तो सिंपल है, 1,60,000 इंटू 9%. सो दैट इज हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. इट्स अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. अगर विड्रॉवल होता तो क्या करते? मान लो 1 अक्टूबर को विड्रॉवल होता, तो मान लो ये है ओपनिंग बैलेंस 1,60,000, तो 30 सितंबर तक तो ये पूरा बैलेंस था ना, तो 30 सितंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता. और उसके बाद विड्रॉवल मान लो 10,000 है, तो 1,50,000 कैपिटल अब फॉर्म में रहेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल लेट सपोज दिसंबर. 1 अप्रैल से हम ले रहे हैं एक बार के लिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अच्छा चलो 1 जनवरी से ही करते हैं. तो 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 9 months, तो 9 months के लिए मिलेगा 1,60,000 पे इंटरेस्ट. और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए 1,50,000 पे मिलेगा. दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड. सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. एंड तुम जैसे बुक के सॉल्यूशन में देखोगे यही किया है.
1 लाख पे पूरा 9%। अब इंटू 12/12 हम लोग को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो तो फुल ईयर का है। फिर 30,000 पे 9% इंटू 6/12 एंड 20,000 पे 9% इंटू 2/12। सो तो टोटल इंटरेस्ट टू शिल्पा इज 10,650। इसको एक दूसरा मेथड से किया जाता है जिसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। इट इज़ गिवन इन योर बुक। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, जितना मंथ्स के लिए ये फर्म में मनी इन्वेस्टेड है उतना मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सो अमाउंट 1 लाख पूरा 12 महीने के लिए था, इंटू 12 तो 12 लाख हो गया प्रोडक्ट। 30,000 इंटू 6 1,80,000, 20,000 इंटू 2 40,000। सो द टोटल प्रोडक्ट बिकम्स 14,20,000। सो अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये 14,20,000 इंटू 9/100, 9% है क्योंकि, इंटू 1/12, क्योंकि इसको हम मंथली प्रोडक्ट्स बना दिया था तो डिवाइड बाय 12 करेंगे 1/12। तो इससे क्या होगा, मेरे एग्जैक्टली जो पहला मेथड से मेरा इंटरेस्ट आया था तीनों का मिला के उतना ही आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। जो तुमको सुइटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व दिस। और संजू का तो सिंपल है, 1,60,000 इंटू 9%। चलो अभी लेट्स डू दिस क्वेश्चंस। सो हियर इज अ क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1, capital being 50,000 and 30,000 respectively. So distribution of profits in the following cases. Following cases में profits कैसे distribute होगा ये बताना है। 50,000 and 30,000 capital है, ratio है 2:1। तो आगे क्या बोला है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट्स 9,000 है तो क्या होगा ट्रीटमेंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक छोटा सा PL अप्रूव अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना, और उसमें 9,000 को 2:1 में बांट दोगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा PL अप्रूव बनाएंगे हम लोग, PL एप्रोप्रिएशन। इसमें बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, $9,000 दिया हुआ है, इसको बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। X को मिलेगा 2:3 के हिसाब से 6,000, Y को मिलेगा 3,000, सो टोटल 9,000। और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर सिचुएशन नंबर 1। बाय PL अकाउंट नेट प्रॉफिट। चलो सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड लॉसेस आर 6,000, मिलेगा क्या? क्यों? डीड में तो बोला है लॉस में नहीं मिलता। यस, लॉस में नहीं मिलता है, डेट में बोला हो फिर भी। सो यहाँ पे लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा,
ठीक है, वी विल नॉट प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन। सो हम लोग को क्या करना है, लॉस शेयर करवाना है, ठीक है। तो पार्टनर्स का अकाउंट उसके लिए डेबिट होता है, यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लॉस का शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाता है, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, दैट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन ब्रैकेट में नेट लॉस, कितना है नेट लॉस 6000 बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई इन द सेम रेशियो 2:1, यानी कि 4000 and 2000 will be distributed among them। समझा ना, इसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ है क्योंकि लॉस है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। Okay. Third situation, partnership deed provide for interest at 6% per annum and the profit is 9000। तो अभी तो मिलना चाहिए, 3000 है, अच्छा 9000, yes, तो अभी तो मिलना चाहिए। yes, एंड वी चेक दैट 50,000 प्लस 30,000, 80,000 का 6% इज 4800, तो प्रॉफिट एडिक्वेट्स है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, तो हम लोग देंगे और फिर बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में, ठीक है। तो अभी सिचुएशन नंबर 3, so we'll write by profit and loss account net profit credit side 9000, then we will write to the debit side to interest on capital which will be x and y। 50,000 का 6%, 50,000 into 6%, which comes to 3,000 and 30,000 into 6% comes to 1,800, so total 4,800। now the remaining profit is 3,200, so 2 share of profit x and y, डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होता है।
सो 2133, 1067। कैसे हुआ? 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे ना 3200 को, x को 2/3 मिलेगा, 4200 होता है ना? 4200 होता है, 9000 माइनस 4800। अच्छा 4200 है क्या? हाँ। ओके तो फिर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तब ये होगा 1400 एंड ये हो जाएगा फिर 2800। ठीक है, सो दिस वाज नंबर 3। अभी सिचुएशन 4 देखते हैं। The partnership deed provides for interest on capital at 6%. The profit is 3000। तो सिचुएशन तो सेम है, हम लोग को पता है टोटल इंटरेस्ट 4800 आना है, बट प्रॉफिट्स 3000 दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या रूल हम लोग पढ़ा था, अगर प्रॉफिट्स कम हो तो कम नहीं, कैपिटल के रेशियो में इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो हियर व्हाट वी विल डू इन सिचुएशन 4, will make PL appropriation account by PL account net profit $3000 to interest on capital। यहाँ पे ये मिलेगा इन रेशियो ऑफ 5:3। क्यों? क्योंकि कैपिटल 50,000 एंड 30,000 है, ठीक है ना। तो x और y को 3000 मिलेगा 5:3 में, दैट इज द थिंग। सो 1875 x को मिल रहा है एंड y को मिल रहा है 1125। दिस इज हाउ द अप्रोप्रिएशन विल बी डन। क्या एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है? नो, नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डर है। एग्जाम में एक बड़ा सम रहेगा, उसमें से कोई भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। सर ये रेशियो में डिवाइड कैसे हो रहा है, वो नहीं समझ में आया। 3000 x के लिए होगा 5/8 इंटू 3000, y के लिए 3/8 इंटू 3000। Next situation, it's given if the partnership deeds provide for interest on capital even it involves the firm in loss। अगर ऐसा बात बोल रहे हैं मतलब इट इज ट्रीटेड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ट्रीटेड एज एन बिजनेस एक्सपेंस, देना ही देना है। तो ठीक है, हम लोग पूरा देंगे इंटरेस्ट, और एज अ रिजल्ट फिर क्या होगा, लॉस हो जाएगा फर्म को, फिर वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट वुड बी द थिंग। तो कैसे करना है इसको, अभी ये देख लो। नेट प्रॉफिट जो है 3000 है, तो 3000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया
दिस इज नंबर 5, 3000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। अब हमको तो ज़्यादा देना है, तो ये चीज़ तो चलेगा नहीं, हमको पूरा 4800 देना होगा। सो x और y का यहाँ पे हो जाएगा 50,000 पे 6%, 3000 एंड y का 1800, 4800, इट बिकम्स 4800। तो एज ए रिजल्ट फर्म को 1800 का लॉस हो गया क्योंकि 3000 का ही प्रॉफिट था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट लॉस 1800। तो अब क्या करना होगा, ये 1800 भी बांटेंगे तो उसके लिए एक पीएल अकाउंट खोल लेंगे। सो वही हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेट लॉस 1800 का है और उसके लिए पार्टनर्स को बांटा जाएगा बाय शेयर ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल। इट विल बी 2x एंड y, 2:1 में 1200 एंड 600। ठीक है ना। सो दिस इज डन। सो दिस वॉज द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस गिवन, अलग अलग सिचुएशन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हो सकता है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन गिवन टू यू फॉर प्रैक्टिस। X, Y, Z are partners in a firm. Their capital on 1st April were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. On 1st July, they introduced further capital itna, itna and itna. On February, Y withdrew 15,000. Interest on capital is 8%. Compute interest on capital at the end of the year 31st March 2017. So there are multiple introduction and withdrawals. So monthly जितना जितना जिस हिसाब से बैलेंस होगा लेके इंटरेस्ट निकालना होगा। सो इट्स अ मैथमेटिकल थिंग, नॉट एन अकाउंटिंग थिंग। तो इसको प्रैक्टिस करो अभी। चलो ओवर टू द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट वन सेज on 31st March 2016, after the close of accounts, Mountain Hill and Rock capital balance stood at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Subsequently, it was discovered that interest on capital at 10% had been omitted, मतलब देना भूल गया. Profit for the year was 1,50,000 and drawings were 20,000, 15,000 and 10,000. Calculate interest on capital. How can we find out this? See, the problem is we calculate interest on capital on the opening balance of the capital. Here it is closing balance of the capital. How does a closing capital balance is calculated? Very simple. पहले ओपनिंग कैपिटल रहता है, ठीक है ना, उसमें ऐड होता है नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर
फिर अगर कोई ड्राइंग्स होता है तो ड्राइंग्स को लेस करते हैं, अगर कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है तो उसको ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंस होता है वो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है ना। अब अगर तुमको ये चीज़ दिया हुआ है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल तो निकाल सकते हैं ना। कैसे? इक्वेशन हो गया ना, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो प्लस लॉस, क्योंकि लॉस यहाँ पे माइनस होता। सो दिस प्लीज नोट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करते हैं? फॉर दैट वी नीड क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, ओके, माइनस नेट प्रॉफिट ऑब्लिक प्लस नेट लॉस। अगर लॉस है तो फिर प्लस करेंगे। सो दीज थिंग्स विल गिव अस ओपनिंग कैपिटल। डन? ओके, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल बेसिकली निकालना है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल सके, तो हो जाएगा। ओके, so we will make computation of opening capital। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, तो हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे, माउंटेन, हिल एंड रॉक। जिस सीक्वेंस में पार्टनर्स का नाम दिया रहता है उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर अमाउंट पोस्टिंग में, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस एट वी आर गोइंग टू राइट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पीएसआर में। यहाँ पीएसआर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वी विल अज्यूम इक्वली हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे लेस नेट प्रॉफिट। 50,000 50,000 50,000 हम यहाँ लिख देंगे पीएसआर 1:1:1 इक्वल। सो 50,000 ब्रैकेट में मतलब माइनस 50,000 50,000। देन ऐड ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल तो है नहीं सम में, सो 20,000 15,000 एंड 10,000। ओके, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल 3,70,000 2,65,000
1,60,000. So interest on capital at 10% per annum will be 37,000, 26,500 and 16,000. So this is the solution. Done. So this is another variety of interest on capital question. So far we have covered all the possible scenarios of adjustment that can come into your questions with regard to interest on capital. So this topic is over now officially. Now the next topic that we are going to focus upon is interest on drawings. Okay. So as you know, there is a difference between interest on drawings and withdrawal of capital. We charge interest on drawings only. We do not charge interest on withdrawals. Okay, withdrawal of capital does not attract a charge. Only a regular kind of drawing involves interest on drawings. So definitely डीड में दिया रहेगा तभी चार्ज होगा, ऐसे तो चार्ज होगा नहीं. Now we need to see what are the various situations in which interest on drawings need to be calculated. Okay. So in your book again, if you go, you will find again there are different kind of methods. या तो तुम मंथ वाइज थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम पीरियड पे अगर ड्राइंग्स हुए हैं तो अगेन कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, जितना टाइम के लिए तुमने फॉर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया. मान लो 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया तो अक्टूबर से मार्च के लिए तुमने ड्राइंग किया तो 6 महीने का चार्ज होगा. ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इंटरेस्ट चार्ज होता है. सो in page 13 you will find at the bottom it is given product method is there. When the withdrawal amounts are random, unequal amounts and unequal time period पे withdrawals होता है. So यहाँ पे let's suppose a partner has drawn the following sum 29th Feb, 31st March, 30 June, 31st October. तो फिर अगर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है और 6% पर एनम ड्राइंग है तो क्योंकि ये 529 फेब को हुआ था विड्रॉवल तो 2 महीने पार हो चुके थे, 10 महीने बाकी थे. सो 500 इंटू 10 मंथ्स इंटू 6/12 इंटू 6/100. ठीक है. 500 इंटू 10/12 इंटू 6/100. सिमिलरली अब जो 400 है ये कब विड्रॉ हुआ था 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स था तो 400 इंटू 6% इंटू 9/12 इस तरह करके निकलेगा और टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा. तो ये इंडिविजुअली भी हम लोग निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं. प्रोडक्ट मेथड में जितना मंथ्स है उससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट्स का टोटलिंग करेंगे एंड देन इंटू 6% डिवाइड बाई 12. आंसर वुड बी सेम. सो दिस इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम लोग के सीए वाले बुक में द सिचुएशन इज नॉट गिवन वेयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर मेड इन इक्वल प्रोपोर्शन. लाइक देयर इज अ सिस्टम कि हर महीने इतना रुपया फिक्स कर दिया विड्रॉ कर सकते हैं. देन देयर इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? When equal amount of drawings are made at equal time intervals, there is a shortcut formula for this. Okay, सेम अमाउंट होना चाहिए हर बार और टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए.
कैसे टाइम इंटरवल इक्वल हो सकता है? मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली. दिस कुड बी एन एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स. अगर मंथली करेगा तो महीने में 12 बार विड्रॉ करेगा. क्वार्टरली मतलब महीने में 3 महीने में 1 बार. ईयरली 4 बार. ठीक है ना. क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स होता है एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर. अगर सेमी एनुअली करेगा तो 6 मंथ्स के बाद तो 1 साल में 2 बार विड्रॉवल करेगा. तो अभी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इस सिचुएशन में? इंटरेस्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज बेसिकली you need to know what is my total annual drawings, okay, into rate of interest, annual drawings into rate of interest into average period divided by 12. This is your formula. ठीक है. अब एवरेज पीरियड क्या होता है वी विल डिस्कस. एक बार इसको लिख लो. इक्वल मतलब कि हर महीने 5,000 अगर रूल है तो हर बार 5,000 ही विड्रॉ हो रहा है हर महीने. क्वार्टरली अगर 5,000 विड्रॉ हो रहा है तो 5,000 ही हर क्वार्टर में विड्रॉ होगा. अमाउंट इज इक्वल. तो फिर ये शॉर्टकट अप्लाई होगा. ऐसे में तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. ऐसे 5,000 थोड़ी रोज नहीं, एक रूल हो सकता है ना, स्टैंडर्ड रूल, कि ठीक है सब कोई बिजनेस कर रहे हैं, लमसम या फिर रैंडम ड्राइंग करने नहीं मिलेगा. एक सिस्टम बना दो. एक यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा कि हर पार्टनर इतना इतना अमाउंट हर महीने या क्वार्टरली विड्रॉ कर सकते हैं. और सिस्टम कैन बी मेड. दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग बिजनेस. क्योंकि पैसे का ज़रूरत सबको होता है. तो एक सिस्टम बना देना तो ज़्यादा बेटर है ना. यूनिफॉर्मिटी रहता है कि एक फिक्स रूल है, चलो इसी को फॉलो करना है. ठीक है. तो एवरेज पीरियड क्या होता है अभी ये सीखना होगा. जब मंथली ड्राइंग है, ठीक है, सो देयर आर 3 सिचुएशंस इन मंथली ड्राइंग. फर्स्ट वन इज इफ ड्राइंग्स आर मेड एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ. एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि 1 जनवरी को ही हो जाता है, 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को. हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स हो जाता है. तो जब एट बिगिनिंग होगा ना तो हमको एवरेज पीरियड कैसे लेना है? द टाइम लेफ्ट after the first drawing and the time left after the last drawing divided by 2. That is average period. The time left after the first drawing and the time left after the last drawing, इन दोनों का average. That is average period. For example, अगर मंथली ड्राइंग कर रहे हो, जनवरी से दिसंबर है, तो 1 जनवरी को पहला विड्रॉवल किया, तो 1 जनवरी को पहला विड्रॉवल करने के बाद कितना टाइम पीरियड बाकी है साल में? पूरा 12 महीना. सो द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ. लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? दिसंबर को. 1 दिसंबर को. कितना टाइम बाकी है? 1 महीना. सो टाइम लेफ्ट इज 1 मंथ. इसका एवरेज, दैट इज योर एवरेज पीरियड. तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से एनुअल ड्राइंग मान लो 5,000 है. 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5/12 करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. हर महीने का तुमको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ योर शॉर्टकट. ठीक है. वाई एवरेज पीरियड इज वर्किंग? बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ अमाउंट इज देयर एवरी मंथ. दैट इज वाई. Now let's suppose they say that they have the policy of
withdrawings at the end of the month, not at the beginning of the month. Rule is same. You have to know the time period left after the first drawing. So the first drawing is going to be made on 31st January. How much time period is left? 11 months. The last drawing is to be made on, no time period left, so 0 divided by 2. The average period then will be 5.5. Okay. Now sometimes it is also given in some situations are there where they say that they are withdrawing every month the same amount at the middle of the month. ठीक है. So middle, same rule. ठीक है, पहला विड्रॉइंग 15 जनवरी को होगा. सो 15 जनवरी से 31 दिसंबर 11.5 मंथ्स. और लास्ट ड्राइंग कब होगा? तो 0.5 मंथ्स बाई 2. तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ्स. सो दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन जहां पे मंथली ड्राइंग्स दिया हुआ हो. अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली का. डू यू अंडरस्टैंड क्वार्टर्स? Quarters is 3 months. Yes. So the first quarter will be from January to March, then April to June, then July, August, September, then October, November, December. अगर अप्रैल से लेके मार्च तक है तो ठीक है, अप्रैल में जून, and July, August, September second quarter, third quarter is October to December, fourth quarter is January to March. तो अगर क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है मतलब एक क्वार्टर में एक बार ड्राइंग हो रहा है, तो साल में 4 ड्राइंग हो रहा है. मान लो क्वार्टरली 10,000 ड्राइंग हो रहा है, तो एनुअल ड्राइंग कितना होगा? 10,000 into 40,000 ही होगा. ठीक है. अब इसमें भी मान लो बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर. तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब पहला ड्राइंग कब होगा? 1 जनवरी को. दूसरा ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को. तीसरा ड्राइंग 1 अक्टूबर को. अच्छा, 1 जुलाई को. एंड फोर्थ वाला 1 अक्टूबर को. तो एवरेज पीरियड निकालने का रूल वही है. व्हाट इज द टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर? आफ्टर द विड्रॉवल डेट ऑन फर्स्ट क्वार्टर 12 months. एंड लास्ट वाला October होगा तो 3 months. 3 months. So 12 plus 3 by 2 comes to 7.5 average period. Now if they say at the end of the quarter, then 9 months. 31st मार्च को पहला ड्राइंग होगा तो 9 months प्लस 0 क्योंकि 31st दिसंबर को होगा. So it comes to 4.5. Now let's suppose they say middle of the quarter. So पहला ड्राइंग का डेट क्या होगा फिर? 1st Feb. नो, 3 महीने का गैप है ना, तो आफ्टर 1.5 months 15th Feb. सो 15th Feb से कितना टाइम बच रहा है? 10.5. और लास्ट में कितना बचेगा? 1.5. सो इट विल कम टू 6. So this is how average period is to be remembered. Okay, these are broad 2 varieties. Now one more variety is there. Sometimes they say that we are calculating interest for only 6 months, although we have a counting period of 12 months, but we have started withdrawal. Let's suppose जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है, तो we have started withdrawing from July टिल दिसंबर. ठीक है ना. तो जुलाई टिल दिसंबर मान लो मंथली ड्राइंग हो रहा है. ठीक है, मंथली फॉर 6 months. सो देर इज नो प्रॉब्लम. रूल विल बी सेम. 1 जुलाई को पहला ड्राइंग किया, ठीक है ना, तो 1 जुलाई से दिसंबर 6 months. और फिर 1 दिसंबर को किया
So 6 plus 1, 7 by 2, it will be 3.5. एक और क्वेश्चन। अगर मंथली विड्रॉवल कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, हाँ, तो 1 जुलाई को पहला विड्रॉवल किया, जान को किएंगे ना फर्स्ट वाला। नहीं, पहला 6 मंथ्स कुछ नहीं किया ओके, ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर हाँ, विल बी 6 मंथ्स, ओके, एंड देन 1 दिसंबर को 1 मंथ, लास्ट विड्रॉवल विल बी ऑन 1 दिसंबर, सो 1 मंथ, so 6 plus 1 by 2, 3.5. लास्ट 6 मंथ्स में अगर फर्स्ट जुलाई में करेंगे तो दिसंबर तो बचा ही नहीं। कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट ड्राइंग तो 1 दिसंबर को होगा। ओके, अगर एट द एंड है तो अब जुलाई के एंड में जो होगा 0 बचा रहेगा। क्यों? 31 जुलाई को पहला ड्राइंग होगा, यस, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स, 5 plus 0 हाँ, 0 बचा रहेगा। तो 2.5 एवरेज आएगा, एंड मिडल, सो 5.5 plus 0.5 by 2, which will be 3. We are clear about it? So let's do a question on that. Okay, let's do it. Calculate interest on drawings of Sri Ganesh at 19% per annum, 9% per annum for the year ended 31st March in each of the alternative cases. अच्छा, एक और यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर मान लो सिंपली ऐसा लाइन लिखा हुआ हो दैट ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस मच अमाउंट, टाइम पीरियड कुछ नहीं बोला, ड्यूरिंग द ईयर इस साल में इतना ड्राइंग किया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ड्राइंग वर मेड इन द मिडल ऑफ द ईयर, एंड वी टेक 6/12 इंटू 6/12, ठीक है? तो ये इसको नोट कर लो, if drawings are made during the year then average period is taken as 6 months. चलो, तो सिचुएशन पहला क्या है? He withdraws 4,000 per month in the beginning of every month. Calculate interest on drawings. तो लिखा लो 1 का क्या होगा? Interest on drawings equal to पहले फॉर्मूला लिखोगे, एनुअल ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट रेट into average period by 12. So here 4,000 into 12 into 9% into beginning of the period में हम लोग लेते हैं 6.5 divided by 12. So in case 1, the interest is 2,340. चलो नेक्स्ट वाला करो, 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ. सो 5,000 इंटू 12, इसको एनुअल बनाना मत भूल जाना, इंटू 12 इंटू
नेक्स्ट करो. इट इज से दैट ही विड्रू 6,000 पर मंथ. बिगनिंग या एंड नहीं बोला तो वी विल अज्यूम मिडल. आई होप सेकेंड वाले का आंसर 2475 था. हाँ. ओके. ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिडिल ऑफ द ईयर. यस. तो 6. अभी देखो नेक्स्ट में जो है रैंडम डेट्स एंड रैंडम अमाउंट है, तो इसको वही मंथली के हिसाब से करना पड़ेगा. ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलता है. बट ये दो नहीं है एक्चुअली, इस क्वेश्चन स्प्लिट हो गया. नेक्स्ट पेज में भी है बाकी का विड्रॉवल्स. देयर आर टोटल 5 विड्रॉवल्स. ठीक है, तो वही है कि जितना पीरियड के लिए विड्रॉवल है उस हिसाब से मंथ से, या तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो जो भी कंफर्टेबल लगे. प्रोडक्ट मेथड इज़ फास्टर टू डू बिकॉज हर बार इंटरेस्ट नहीं निकालना है. सो फर्स्ट वन विल बी 10,000 इंटू 30 अप्रैल को विड्रॉवल हुआ है तो 11 मंथ्स. प्रोडक्ट विल बी 15,000 into 9 months, then 18,000 into 6 months, and 12,000 into 4 months. yes, and 1st March. तो ज़ीरो हो जाएगा. नो इंटरेस्ट ऑन दैट. ज़ीरो. अभी प्रोडक्ट का टोटल करोगे इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12. आंसर विल बी 3008. ठीक है, तो ठीक है, सारा आंसर उसका दिया हुआ है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट्स सी. ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर 6 months एंडिंग 31st मार्च. यहाँ पे एक लाइन बोला है फॉर 6 months एंडिंग 31st मार्च, मतलब कि जब ईयर ख़त्म हो रहा है उससे 6 महीने पहले से इन लोगों ने ड्राइंग स्टार्ट किया. सो ए विड्रू रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो द फर्स्ट विड्रॉवल डेट शुड बी 1st October, not 1st April. B at the end, C regularly 25,000 in the middle of every month, 10% interest है for 6 months ending. तो यहाँ पे एवरेज पीरियड 3.5, 2.5 एंड 3 होगा, बट डिवाइडेड बाय 12 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो पर एनम है ना. डिवाइडेड बाय यहाँ 6 मत करना, डिवाइडेड बाय 12 ही होगा. एंड एनुअल ड्राइंग निकलेगा ड्राइंग इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए हुआ है. ठीक है, सो दिस फ्यू थिंग्स, स्मॉल थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर टू अवॉइड एनी मिस्टेक. सॉल्व. So basically we have covered interest on drawings topic also. These are the exhaustive variety of cases in interest on drawings. Now we have covered interest on capital, we have covered interest on drawings. What are the other types of appropriations left which might have little bit of adjustments?
सी रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, वो तो फिक्स सैलरी होता है ना, उसमें कंप्यूटेशन का कोई कुछ होता ही नहीं, अगर दिया हुआ है डेढ़ में तो देना है इफ़ प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट। लेकिन इफ लेट सपोज दैट commission is given, that a partner is given commission. Now commission is usually calculated on the percentage of the net profit earned by the firm. So you must remember that the commission has to be given to the partner on the percentage of net profit. Okay, now we must remember that sometimes in question it is given that manager's commission. Manager is an employee of the firm, not the partner. तो अगर मैनेजर को कमीशन मिल रहा है ऑन नेट प्रॉफिट, दैट इज फाइन, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, इट शुड बी चार्ज टू पीएल अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. While a partner getting remuneration and commission is an appropriation, so it will come in PL appropriation. Okay, तो यहाँ पे there are two ways of calculating partners commission. So give heading in your copy, partners commission. So the first scenario is before charging commission, and the second situation is after charging commission. Okay, before charging and after charging. इसमें क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10% 10% बोल रहे हैं, कमीशन का जितना भी परसेंट है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो 10% ही हो. कमीशन रेट डाई बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, दैट वुड बी नो फॉर्मूला. अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है, सो यहाँ पे कैलकुलेशन इज डिफरेंट, कंप्यूटेशन इज डिफरेंट. हाउ? हियर इट विल बी कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट into net profit. That is the difference between the two methods. The first one is commission rate by 100 into net profit. Here commission rate by 100 plus commission rate into net profit after charging. What is the meaning of after charging? Let me tell you that. Let's suppose the profit earned is 1 lakh rupee and it is said that the partner will get commission as 10% of net profit. So it becomes 10,000 rupee. Simply speaking, 10,000 rupee. So what would be the net profit left after that commission? 90,000. ठीक है ना? नेट प्रॉफिट बाद में 90,000 आएगा. अब अगर तुम कंपेयर करो तो कमीशन 10,000 था और उसके बाद चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट है 90,000. तो अब अगर 10,000 बाई 90,000 करते हो तो इट बिकम्स ग्रेटर देन 10% ना. 10,000 by 90,000. तो So it becomes greater than 10%. So that is your initial way of charging. But अगर तुम चाहते हो कि कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एग्जैक्टली कमीशन जितना उसको मिला उसका 10% होना चाहिए. समझ रहे हो बात को? कि कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, जितना कमीशन दिया है डिवाइडेड बाय अगर नेट प्रॉफिट करे तो एग्जैक्टली इतना ही परसेंट आना चाहिए. उसके लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. तो यही यूज करना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है फॉर्म का. ठीक है, क्या होगा क्या अगर मान लो दूसरा सिचुएशन है कि लेट सपोज नेट प्रॉफिट वाज 99,000, ठीक है, एंड कमीशन रेट इज 10% एंड आफ्टर चार्जिंग बोला है. सो 10
परसेंट अगर नॉर्मली होता तो 9900 आता, 99,000 का, बट अभी 10/100 + 10 वो 110 हो जाएगा. सो 10/110 इंटू 99,000 करोगे, सो इट विल कम टू 9,000. ठीक है, 9,000 कमीशन है और नेट प्रॉफिट फिर कितना बचेगा? 99 - 9 90,000. अभी देखो 9,000 का एग्जैक्टली 10% है. दिस इज वाई आफ्टर चार्जिंग इज यूज्ड. ओके, so these are the two formulas, note down. Do you have difficulty in visibility? No. It's okay. Okay. Now remember one thing, sometime it is mentioned in the question that calculation has to be made on net profit oblique या तो नेट प्रॉफिट पे या फिर डिविजिबल प्रॉफिट पे. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, दैट इज नेट प्रॉफिट. एंड डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? वी हैड डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास. डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड अदर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बटने वाला था उस पे कमीशन निकलेगा. तो अगर जैसा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन रहेगा वो फॉलो करेंगे. ठीक है ना? सो दिस अ स्मॉल थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन. So over to the last two questions of today's class. Asha and Lata are partners, sharing profits in the ratio of 1:2. Asha is entitled to a salary of 2 lakh per annum and a commission of net 8% of net profit before charging any commission. Lata is entitled to 8% of net profit after charging her commission. दोनों को कमीशन है, एक को बिफोर चार्जिंग है, एक को आफ्टर चार्जिंग है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5,40,000. प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो करते हैं इसको. So we are preparing profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. So first we will transfer the net profit
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, 5,40,000। उसके बाद सैलरी पहले दे देते हैं टू आशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, डैश देके सैलरी, क्या हम लोग दे रहे हैं, सैलरी, सो इट विल बी 2 लाख पर एनम है, मंथली रहता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, अब कमीशन बोला है आशा के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन, यहाँ 2 लोग का है इसीलिए 2 पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आशा का तो सिंपल है, आशा के लिए है 8/100 इंटू नेट प्रॉफिट पे निकलेगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो सैलरी माइनस होता, यहाँ तो नेट प्रॉफिट पे बोला है ना, और बिफोर चार्जिंग है तो 8/100 इंटू 5,40,000। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 43,200। चलो अभी लता का बात करते हैं। 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, उसका जो कमीशन है वो चार्ज करने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा 8/108 इंटू 5,40,000। which comes to ओके। अब बाकी का होगा 2 पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। सो आशा एंड लता विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि 1/3 फॉर आशा एंड 2/3 फॉर लता। We have to see what is the remaining profit. Remaining profit is 2,56,800. Now this has to be distributed in 1:3, ठीक है ना। 2,56,000 का 1/3 आशा को जाएगा विच इज 85,600 एंड हियर इट विल बी 1,71,200 and we will do the total here. So the your PL appropriation account is complete. ठीक है ना। So you can see the answer matches. Now a tougher one. Last question for this class. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. कैपिटल दिया हुआ है ऑन 1st April. ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. बी इज एंटाइटल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
तो अगर ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है ना, तो नेट प्रॉफिट से तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का माइनस करोगे, फिर उसका इंटरेस्ट निकालोगे। बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका मतलब क्या 10/100 ही होगा। तो आई होप कि बी का निकल जाएगा। ए का देखो क्या बोला है, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सिर्फ हर कमीशन नहीं, ऑल कमीशंस। इसका मतलब क्या, इसका जो कंप्यूटेशन होगा 8/108 तो हो गई, लेकिन नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, प्लस जितना तुमने बी का कमीशन निकाला ना वो भी माइनस होगा नेट प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि ऑल कमीशंस बोल रहा है, तो उसका कैसे माइनस होगा, वो तो 100/108 करके हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है बी, उसका भी कमीशन माइनस करना पड़ेगा। नाउ द नेट प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 6 लाख। तो कर सकते हैं हम लोग, उतना कोई बात नहीं है, लैंग्वेज समझ में आ गया है। ठीक है, करते हैं इसको। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख, फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं चलता, INT ऑन कैप एग्ज़ाम में नहीं चलेगा। ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। ए को मिलेगा बिगनिंग ऑफ द है तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, 10% इंटू 4 लाख एंड 10% इंटू 8 लाख। So it comes to 40,000 and 80,000. So total हो गया 1,20,000. Then पहले B को कमीशन दे देंगे, टू B's कमीशन। कैलकुलेशन दिखाना चाहिए हमेशा। So it becomes 10/100 into 6 lakh minus 1.2 lakh interest on capital. So this is how it will be. So it comes to 48,000. I hope it is clear. To A's commission, ठीक है, यहाँ पे 8/108 इंटू 6 लाख माइनस 1.2 lakh minus 48,000. That would be the adjustment. ठीक है, so it is coming to be 32,000. अब share of profit A and B in the ratio of 2/5 and 3/5. So the total profit is coming to be 4,80,000 minus 80. 4 lakh है, 4 lakh है remaining. 4 lakh. So it comes to
1,60,000 for A and 2,40,000 for B. Okay, so we have covered now all the appropriations. ठीक है, now we will be ready to do proper full-fledged questions on PL appropriation. Proper full-fledged question that we are going to do in the next class. ठीक है ना? ठीक है, so that would be for today.